आज हमारे साथ न्यूज़ 18 पर मौजूद हैं शोएब चौधरी जी, बांग्लादेश से खुद हमारे साथ जुड़ते हैं हर बार और बिल्कुल बारीकी से बांग्लादेश के बारे में एक-एक जानकारी हमें देते हैं, चाहे वो करंट हो, चाहे पास्ट हो और फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो भी हमें बिल्कुल अच्छे से बताते हैं। दादा नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दादा तारिक रहमान 17 साल बाद वापस आ गए हैं। बांग्लादेश की राजनीति में क्या बदलाव आया है सबसे बड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई आपको और नेटवर्क 18 को। देखिए तारिक रहमान वापस आए हैं। तारिक रहमान को भारत की जो मीडिया है और सारे लोग वो कहते हैं डार्क प्रिंस, क्योंकि 2004 में उन्होंने एक कोशिश किया था कि भारत की जो आतंकवादी संगठन उल्फा थे उनको 10 ट्रक हथियार भेजने की जो कोशिश में थे और हथियार के साथ जो पूरे कंसाइनमेंट पकड़ा गया था। उस वक्त तो ये साबित हो गया कि तारिक रहमान भारत के खिलाफ साजिश में शामिल है। और भारत के खिलाफ साजिश कौन करता है? पाकिस्तानी आईएसआई। अभी ये 17 साल ब्रिटेन में थे और ब्रिटेन से वापस आए, आप जानते हैं। और आने के बाद ही उन्होंने उसी दिन एक समावेश किया ढाका में, और समावेश में उन्होंने कहा कि अगर वो इलेक्शन चुनाव में जीत जाएंगे तो वो बांग्लादेश को चलाएगा इस्लाम की रसूल की तरीका में। जमात इस्लामी एक तरफ कह रहा है कि बांग्लादेश को खिलाफत राष्ट्र बनाएगा, तारिक रहमान कहता है रसूल के रास्ते पे यानी शरिया कानून। बंगाली जो है, हम लोग बंगाली 18 करोड़, हम तो कभी हम लोगों को बंगाली मुस्लिम या मुस्लिम बंगाली कुछ भी नहीं कहते। बंगाली तो सिर्फ बंगाली होता है, क्योंकि बंगाली सेकुलर है, आदत से सेकुलर। जैसे कि आपके साथ जितने दिन में मेरा रिश्ता हुआ, आपको कभी महसूस हुआ है कि मेरे धर्म क्या है? आपको तो लगता है ये मेरा भाई है, बंगाली भाई है, दैट्स ऑल। बंगाली के ऊपर आप या कोई खिलाफत राष्ट्र बना देंगे या शरिया कानून हमारे ऊपर लागू करेंगे, तो ये हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं और हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे ये तारिक रहमान के ऊपर इतनी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये क्या करेगा, क्योंकि 17 साल पहले जैसे मैंने बताया कि इन्होंने भारत के खिलाफ साजिश की, और अभी 17 साल के बाद फिर से ये कह रहा है कि शरिया कानून। इनके जो दिमाग में जो बैठा है इस्लाम, अगर दिमाग में किसी की ये इस्लाम बैठता है तो इसको देख के आप कुछ भी अच्छे कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। दादा मतलब अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि बनेंगे, क्योंकि विपक्ष में तो अवामी लीग को लड़ने दिया जा नहीं रहा, तो कंपटीशन तो एक तरफा ही है कि भाई मैं ही बनूंगा और इलेक्शन भी मैं ही करवाऊंगा, प्रधानमंत्री में बनूंगा, मुझे सपोर्ट करो। अगर ये बनते हैं प्रधानमंत्री तो वहां तो माइनॉरिटीज की हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि शरिया लागू होगा, बिल्कुल हर किसी को ब्लास्फेमी पे अंदर डाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा जिहादियों द्वारा। देखिए मोहित भाई, जैसे आपने बताया कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेगा, इस सवाल के जवाब में मैं मिर्जा गालिब के कोटेशन कहना चाहता हूँ कि गालिब साहब ने कहा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के गालिब ये ख्याल अच्छा है। इसके माने हैं कि आप जो सोच रहे हैं या वो तारिक रहमान जो सोच रहे कि प्रधानमंत्री बनने वाला है, मैं कहूँगा ये दिल को खुश रखने के ये ख्याल अच्छा है, मगर हकीकत से शायद ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। क्यों? कि देखिए, हम लोग लगातार कहते रहे, आप भी कहते रहे और नेटवर्क 18 के जितने चैनल्स है सब कहते रहे कि बांग्लादेश में जो जिहादी तख्ता पलट पिछले साल की हुआ, इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई है। और परसों ही हम लोगों ने क्या देखा कि लंदन में जब हमारे हिंदू भाई बहन
प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रतिवाद कर रहे थे दीपू चंद्र दास की हत्या के बारे में। तो वहां कौन आ गई खालिस्तानी आतंकवादी। क्यों आया? बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बांग्लादेशी हिंदू या भारतीय हिंदू कोई प्रोटेस्ट करता है, उसमें खालिस्तानी का क्या लेना देना? सही बात है। खालिस्तानी को भेजा है उसके जो आकाए है पाकिस्तानी आईएसआई, उसने भेजा। और ये भेज के पाकिस्तानी आईएसआई ने साबित कर दी कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हिंदू की जाति संहार कहिए या नरसंहार कहिए या हिंदू के ऊपर अत्याचार, हिंदू की घर में आग लगाना, मंदिरों पे आग लगाना, जो जो चीज हो रहा है सबके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई है। अब इस हालत में जब पाकिस्तानी आईएसआई खेल रहा है बांग्लादेश में, और जब बांग्लादेश में पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ढाका सेल बना हुआ है, जो ढाका सेल से ये सारे काम कर रहा है, तो आपको लगता है कि यूनुस जैसे एक बहुत ही अच्छी कठपुतली आईएसआई को मिल गई, जो कठपुतली आईएसआई की बात सुन रहा है, मान रहा है, सो उसको छोड़ के तारिक रहमान के हाथ पकड़ेगा पाकिस्तानी आईएसआई? कभी भी नहीं। सो इसके लिए चुनाव के दिन बांग्लादेश में, जिस दिन चुनाव की डेट है अब तक 12 फरवरी, उसी दिन इन लोगों ने रेफरेंडम की भी डेट रखा है जनमत लेने की। जुलाई चार्टर क्या है? जुलाई चार्टर, अगर ये रेफरेंडम जीत जाएगा, और जीत भी जाएगा, कि रेफरेंडम कैसे जीतता है आपको मालूम है, दुनिया को मालूम है, तब ये जुलाई चार्टर को ये हमारे संविधान के ऊपर प्रतिस्थापित करेगा। माने बांग्लादेश में संविधान बर्बाद हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, और संविधान अगर रिवोक्ड हो गई तो प्रेसिडेंट कहिए, सेना अधिकारी कहिए, जो जो कहिए, सबकी नौकरी चला जाएगी, और यूनुस बन जाएगा ईरान की तरह सुप्रीम लीडर, और बांग्लादेश हो जाएगा खिलाफत राष्ट्र। और वही यूनुस के अभी प्लान है। इसी के वजह से तारिक रहमान को पता नहीं कि यूनुस के दिल में क्या है, क्योंकि अब तो कोई शक भी नहीं है कि यूनुस ही पाकिस्तानी आईएसआई है और पाकिस्तानी आईएसआई ही यूनुस है। इसके वजह से ये चुनाव होना, अब तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनना, जैसे मैंने मिर्जा गालिब साहब के वो शेर में कह दी कि दिल को खुश रखने की गालिब ये ख्याल अच्छा है, ऐसे ही इनके दिल के ये ख्याल है, मगर ये कभी कामयाब होने वाला है नहीं, या सच होने वाला है नहीं। दादा, अवामी लीग किस तरह से लड़ने वाली है? क्योंकि वो तो बैन है, प्रतिबंधित है, तो चुनाव फिर किस तरीके के हो रहे हैं? मतलब ये चुनाव तो रहे ही नहीं, जब मुख्य पार्टी ही नहीं है तो फिर चुनाव किस बात का? मतलब एक तरफा ही चुनाव लड़ रहे हैं सारे, अपना खुद को जिता देना, खुद ही को प्रधानमंत्री बना देना, खुद ही सत्ता चलाना, खुद ही सब कुछ करना। अवामी लीग पे आप डालें कि अवामी लीग किस तरह से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताता, लेकिन मतलब अवामी लीग का मेन पार्टी है, उसके बिना क्या चुनाव होंगे? 2024 में जब चुनाव हुआ बांग्लादेश में जनवरी में, और जो चुनाव को लेके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, सो जनवरी में चुनाव हुआ, अगस्त में हसीना दी की तख्ता पलट हो गई। कर दिया गया। मगर 1996 में अभी जैसे चुनाव होने वाला है, उस तरीके के चुनाव किया था बीएनपी ने। अच्छा। जहां अवामी लीग को शामिल होने नहीं दिया। 15 फरवरी में वो चुनाव हुआ था 1996, और वो पार्लियामेंट की स्थायित्व थे सिर्फ 1 महीना। सो मैं कहूंगा कि अवामी लीग के खिलाफ सिवा अगर कोई चुनाव होता भी है, पहले तो यूनुस की हरकतें हैं ये सुप्रीम लीडर बनने की, बांग्लादेश को खिलाफत मुल्क बनाने की, राष्ट्र बनाने की। दूसरी तरफ बीएनपी भी इस तरीके के चुनाव करके अवामी लीग को छोड़ के अकेले चुनाव वो बीएनपी संभाल नहीं सकेगा, क्योंकि
96 में भी संभाल नहीं सका। इससे पहले 91 में पीएनपी तख्ते पे थे, पावर में आए इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके, और 96 में जब ये कोशिश की कि एक चुनाव करेगा आवाम लीग को छोड़ के, उसमें एक महीना भी टिक नहीं सका। सो अभी ये होने वाला है नहीं। अगर चुनाव भी होता है वो सरकार की टेन्योर हुआ मैक्सिमम 2 महीना। दूसरी जो बात है, देखिए ये जो जिहादी तख्ता पलट के पीछे जो पार्टी ने मेन रोल प्ले किया वो थे जमात इस्लामी। अब अभी जमात के लोग जो एनसीपी किया है, नेशनल सिटीजन पार्टी, आप जानते हैं कल रात को ही एनसीपी जमात से मिल गई। सो एनसीपी की कोई लीडर्स इसमें बाहर आ गई और उन्होंने एक ने इंटरव्यू में कहा कि 2024 की जो जिहादी तख्ता पलट की पहले जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन मेटिकुलसली डिजाइन थे और उसमें जितने जितने लोगों को खून किया हसीना जी को हटाने के लिए, उसको कहना है कि ये खून के पीछे जमात इस्लामी है। और उसने ये भी किया, आप कहाँ हैं, आप ट्वीट में देखेंगे, मैं ट्वीट का वीडियो, उसने कहा कि ये पुलिस को मारा वगैरह, ये पुलिस को मारा है मुल्ला लोग, डायरेक्टली उसने कहा। ये कोई मैं नहीं, आपने ही, जो यूनुस के अपने के लोग अभी बता रहे दुनिया को कि भाई देखो ये ऐसा हुआ, ये कॉन्स्पिरेसी थे, साजिश थे। जो सब मिला के आप देखिए, एक तरफ जमात इस्लामी की खिलाफ भी उसके लोग आवाज उठाने लगे, और जमात इस्लामी के जो रोल है पिछले साल की, ये भी अभी सामने आने लगे। इसके साथ साथ आईएसआई अभी एकदम सामने आ गई कि जैसे कि दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ जो प्रतिवाद हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ खालिस्तानियों को भेज दी, और भेज के क्या साबित कर दिया कि ये पाकिस्तानी आईएसआई की कोई इंटरेस्ट है कि दीपू चंद्र की हत्या के कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो। ये पाकिस्तानी आईएसआई चाहते हैं, इसके लिए खालिस्तानी को भेजा। खालिस्तानी जो आतंकवादी, ये पाकिस्तानी आईएसआई के कठपुतली या गुत के कुत्ते हैं, आप जानते हैं। सब मिला के हालत ऐसी हो गई कि यहाँ चुनाव में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, इससे भी ज्यादा है कि आने वाले हफ्तों में क्या होगा बांग्लादेश में। दादा, अगर मान लीजिए आगे चुनाव आगे हो रहे हैं, जैसे 12 फरवरी को हो रहे हैं, कितने चांसेस हैं कि चुनाव आगे टल सकते हैं? मतलब यूनुस, देखिए साफ सी बात है, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यूनुस को हटना पड़ेगा। तो यूनुस ऐसे तो पावर छोड़ेंगे नहीं कि भाई गद्दी छोड़ दे और चलते बने। तो कितने चांसेस है कि यूनुस आगे बढ़ा देंगे चुनाव को? यूनुस के जो ये चुनाव लेके यूनुस के कोई सरदर्द है नहीं। इसके वजह है कि यूनुस जानता है कि अगर चुनाव की रिजल्ट जो भी हो, वो रेफरेंडम की रिजल्ट उसको तख्ते पे रखेगा। इसके लिए यूनुस के कोई हेडेक नहीं है। चुनाव में जो कुछ होना हो जाए, यूनुस तख्ते पे रहेगा वो रेफरेंडम को देके। और ये रेफरेंडम के रिजल्ट को टालने के लिए आपको पार्लियामेंट को सेशन में आना पड़ेगा, मगर वो इतने वक्त यूनुस देगा नहीं। 12 फरवरी अगर रिजल्ट होता है चुनाव की और रेफरेंडम के, आप देखेंगे 13 या 14 फरवरी यूनुस खुद को सुप्रीम लीडर घोषणा करके बांग्लादेश को खिलाफत राष्ट्र की घोषणा कर देगा। दादा, 17 साल बहुत बड़ा समय होता है। 17 साल तारिक रहमान बाहर थे, तो ये कुछ भुला सकते हैं अपने राजनीतिक में कि भाई मेरे को 17 साल बाहर निकाल के रखा, मेरे को देश में रहने नहीं दिया, देश से प्यार करता हूँ मैं। इसका कितना इफेक्ट रहेगा बांग्लादेश के चुनावों में? कौन सा 17 साल? फिर से पूछिए सवाल। मैं कह रहा हूँ दादा, जैसे तारिक रहमान कह सकते हैं कि मेरे को 17 साल देश से निकाल दिया गया, मैं रहता तो यहाँ पर राज इस तरह से नहीं होने देता जैसे शेख हसीना जी, वो जैसे आरोप लगते हैं शेख हसीना जी पे कि उन्होंने गोलियां चलवाई या जो भी उन पे आरोप लगते हैं इस तरीके के, तो वो ये तो कह ही सकते हैं कि 17 साल मुझे बाहर रखा इन्होंने और मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या क्या किया, मेरी माँ को इतना परेशान किया, ये करा। तो इस सहानुभूति के बेसिस पे तो वोट मांगे जा सकते हैं, मांगते हैं लोग। देखिए, सहानुभूति की वोट की बात है नहीं। मैंने जैसे कहा कि अगर चुनाव होता है तारक रहमान को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगा,
कि अवामी लीग है नहीं, अनकॉन्टेस्टेड, एक वन साइड इलेक्शन। मगर जो प्रॉब्लम है कि अगर बीएनपी को भी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलता है, फिर भी वो रेफरेंडम का रिजल्ट भी तो एक ही दिन में आएगा। सो यूनुस तो मानेगा नहीं तारिक रहमान को, और यूनुस तो खुद बनेगा सुप्रीम लीडर। मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर चुनाव होता है 14 तारीख से ही तारिक रहमान को और इनके जो सपोर्टर सबको सड़कों में आना पड़ेगा यूनुस के खिलाफ, और अवामी लीग के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि यूनुस तो तख्ता छोड़ेगा नहीं, ये तो आप मानते हैं ना। यूनुस तो छोड़ने वाला आदमी है नहीं, और आईएसआई भी ये नहीं चाहेगा कि यूनुस जैसे एक ओबीडियंट कठपुतली को छोड़ के ये तारिक रहमान को हाथ मिले। ये चाहते नहीं कि यूनुस तो 100% आईएसआई के है। तारिक रहमान अगर तख्ते पे भी आता है, वो तो भारत के साथ रिश्ता ठीक करने की भी कोशिश करेगा, मगर यूनुस तो भारत के साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करने की कोई वजह है नहीं कि यूनुस ही आईएसआई है, आईएसआई ही यूनुस है। इसके लिए मैं कहता हूं अगर 12 फरवरी चुनाव होता है 14 तारीख तक, तारिक रहमान को आना पड़ेगा सड़कों में उनको सपोर्टर को लेके, और तारिक रहमान को ही शेख हसीना जी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा यूनुस को हटाने के लिए। सो इसी के लिए मैंने कहा कि ये जैसे मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, सब सारे लोग समझ रहे हैं। इसके लिए आज जो दिसंबर की 29 तारीख है, इस साल के सिर्फ 2 दिन हैं। सो आने वाले हफ्तों में, जनवरी पूरा महीना है, सो आप जानते हैं कि हमारे जो ये भारतीय उपमहादेश है, यहाँ तो बहुत कुछ होता है, हो जाता है। कभी कभी एक हफ्ते में भी सब पूरा सिचुएशन बदल जाते हैं। सो सिचुएशन बदलने में वक्त नहीं लगते। दूसरी जो चीज है कि तारिक रहमान वापस आने की बात बांग्लादेश में, ये तो सही कि जमात इस्लामी का जो एक इन्फ्लुएंस थे, एक आवाज थे, ये बहुत कम हो गई कि तारिक रहमान जहां जा रहे हैं वह लाखों लोग हैं, और तारिक रहमान के पीछे लोग हैं, जमात के पीछे इतने लोग भी हैं नहीं कि मैंने पहले आपको एक शो में बताया था शायद कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी और इस्लामी सारे पार्टियों को मिला के इनके वोट बैंक है सिर्फ 7%। बीएनपी और आवामी लीग के वोट बैंक है तकरीबन 40 से 45, दोनों के ही बराबर का है। सो जमात के 7% और यूनुस की जो सपोर्ट बेस, वोट बैंक नहीं कि उन्हें, क्योंकि यूनुस तो अब तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, सो यूनुस की जो सपोर्ट बेस है 0.02%। मैं तो दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि अभी आज के दिन में यूनुस अगर कोई यूनियन काउंसिल में जाके खड़ा हो जाए चुनाव में, उसमें भी वो फेल हो जाएगा। कि वोट मिलना तो दूसरी बात होता है, वोट मिलने की कोई काबिलियत की जरूरत होता है, वो यूनुस की है नहीं। सो बांग्लादेश में अगर या तो चुनाव के डेट चेंज करके अवामी लीग को ले आके सही एक चुनाव की अरेंजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये यूनुस के अंडर में जो चुनाव अभी होने वाले हैं, होने की कोशिश में है सब। ये आप देखेंगे कि अगर चुनाव भी होता है तो तारिक रहमान को सड़कों में आना पड़ेगा यूनुस के खिलाफ, और उस वक्त तारिक रहमान साहब को ही शेख हसीना जी के और अवामी लीग के समर्थन के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा दादा, जैसे बांग्लादेश हमारे यहाँ एक वोट होता है, तो एक पर्सन पे एक वोट होता है, 1 वोट 1 पर्सन। तो बांग्लादेश में 1 पर्सन 1 वोट होगा, तो रेफरेंडम भी एक वोट के साथ ही हो जाएगा या अलग से कुछ उसका सिस्टम है? नहीं, रेफरेंडम ये जो चुनाव के दिन उसमें 2 पेपर होगा, एक तो वोट के बैलेट पेपर और दूसरा है रेफरेंडम की कागज। सो आपको वोट देना है, कौन सा सिंबल में आप वोट देना चाहते हैं, जो भी देना है, और वही में एक कागज है, पूछता है कि हाँ या ना। सो आपको या हाँ में टिक करना है, नहीं तो ना में। मगर हमारे ये भारतीय उपमहादेश में, बांग्लादेश में भी गांव के जो लोग हैं, गांव में रहते हैं बुजुर्गन, वो तो इतनी पढ़ाई लिखा वाला है नहीं ना, वो पढ़ नहीं सकेगा क्या लिखा है रेफरेंडम में, जो आपको पढ़ के कहना है कि हाँ या ना। मगर पढ़ना भी नहीं आते, अनपढ़ हैं वो लोग,
तो क्या करेगा वो। सो ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज यूनुस के लिए है अभी कि ये जो चुनाव के दिन 12 फरवरी उसमें वोटर को अट्रैक्ट करना, कि सब कह रहे हैं कि अगर अवामी लीग नहीं, जैसे कि बीएनपी नहीं थे 2024 में, तो चुनाव में वोटर परसेंटेज प्रेजेंस था 5%, 5%। अभी अवामी लीग नहीं है और सारे लोग हिंदू ये भी वोट नहीं देंगे, और बहुत सारे लोग हमारे जैसे जो पार्टी नहीं करते मगर इलेक्शन के दिन कोई हंगामा हो सकता है इसके लिए जाएंगे नहीं बाहर। सो वोट अगर ऐसा भी हो सकता है कि देर से 2% से ज्यादा वोट नहीं कास्ट होगा। सो देर से 2% अगर वोट कास्ट होता है तो वो चुनाव तो कोई इंटरनेशनल एक्सेप्ट नहीं होता है। रहेगा नहीं। अच्छा दादा, ये जो 12 पार्टियां एक साथ आई हैं, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। मतलब क्या है उनका गठबंधन? महागठबंधन है कि महाठगबंधन है, क्या है बांग्लादेश का ये बच्चे वापस गए बाप के घर। जो एनसीपी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, ये जितने हैं सब जमात इस्लामी का ही है, पहले से ही जमात है। वो जमात इस्लामी के लोग एक साजिश करके हसीना जी को हटाया और एक पार्टी बनाया, नेशनल सिटीजन पार्टी। बाद में इनको महसूस हुआ कि पार्टी का कोई दम नहीं है। सो जमात ने पहले ही कहा, एनसीपी को कहा कि बाप के ऊपर बात मत करो। और अभी क्या हो गई कि एनसीपी वाले सब उनके अपने के बाप के घर वापस गए और कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से खिचड़ी बनने वाली है दादा, है जी, एक तरह से खिचड़ी बनने वाली है इलेक्शन में। खिचड़ी तो बहुत अच्छी एक बात आपने कह दी, ये खिचड़ी भी नहीं, कुछ और होने वाला है। और देखिए, ये जमात इस्लामी ने एनसीपी को 3 सीट छोड़ दी, 30। सो एनसीपी तो खुश है, 3 सीट मिल गई जमात से। मगर हमारे चुनाव की जो हिस्ट्री है, कभी भी आज तक पिछले 54 साल 54 साल में जमात को मैक्सिमम सीट जब मिला था वो थे 18। जनरली जमात को 3 से 7 सीट मिलता है पार्लियामेंट में, उस वक्त मिला था 18। सो जो पार्टी को खुद को ही 18 सीट मिला वो आपको दे दी 30। और 30 सीटों में ये एनसीपी वाले आप देखेंगे अगर चुनाव होगा तो 30 सीटों में इनको 30,000 वोट से ज्यादा मिला रहेगा, एक एक सीट में 1,000 वोट। सो ये सब एक मजाक है, फ्रॉड है। और जैसे मैंने कहा कि ये सभी हम और तुम तरीके के एक चुनाव है जहां जमात है और जमात की कठपुतलियां और पाकिस्तान की कठपुतलियां और जमात के बच्चे हैं। जमात पाकिस्तान की कठपुतलियां मीनिंग जो जितने हैं, और तारिक रहमान वो भी जैसे भारत में इनको कहते हैं डार्क प्रिंस, अंधेरी युवराज, क्योंकि ये भारत के खिलाफ साजिश की। और भारत की जनता है, लोग हैं, इनकी एक बात है कि अगर आप हमें दोस्त मानते हो, जिंदगी के लिए दोस्त मानते हो, दुश्मन भी मानते हो तो जिंदगी के लिए दुश्मन। भारत के नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश अगर करते हैं जो भी वो है, उसको भारत में से कभी माफ नहीं करता। ना तो कितने % चांसेस है कि लोगों को डराकर और धमकाकर वोट डलवाया जाएगा? देखिए, वोट में लोगों को आप डरा के लोगों को वोट सेंटर में नहीं ले जा सकते, कोई गवर्नमेंट भी नहीं किया, कर नहीं सका। जो आप सकते हैं कि बैलेट पेपर को आप खुद ही छप्पा मारेंगे, वो हो सकता है। मगर बैलेट पेपर में ऐसे छप्पा अगर मारेंगे तो अवामी लीग जो अभी चुनाव में है नहीं, और हसीना जी बैठे हैं भारत में, सो वो तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए, और आएगा, बहुत सारे पत्रकारें भी आएगी, सारे दुनिया के बहुत सारे देश से। सो ये चीज़ कोई आप छुपा नहीं सकते। अगर बैलेट पेपर आप खुद एक बैठ के छील मारेंगे, ये छुपा नहीं सकेंगे। और यूनुस ने जैसे कह दी, ऐलान कर दी कि इतिहास में सबसे अच्छी चुनाव वो करके दिखाएगा,
तो यूनुस अच्छा। तो जी इतिहास से सबसे अच्छी चुनाव उसने कहा, मगर यूनुस को मैंने क्या कहा, ये पॉलिटिकल पर्सन है नहीं, आदत से ये चोर है, फ्रॉड है बांग्लादेशी नागरिक भी नहीं है ये तो। जी। उसको कुछ महसूस ही नहीं इलेक्शन क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है। उसको एक ही चीज की महसूस है और अच्छी तरीके से कि कैसे लूटना है गरीबों को, वो बहुत अच्छी तरह जानता है। तो कैसे पैसा चुनाव बनाना है, गरीब भागना है। जी, और गरीब को कैसे और गरीब बनाते हैं। सो ये चुनाव बनाव जो भी होना है नाटक है, और अगर नाटक नहीं होते अवामी लीग को ले आते चुनाव में, और आप भी देखते, दुनिया भी देखते कि क्या हो रहा है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ मोहित भाई, कि आपका वक्त भी खत्म होने वाला है इसके लिए, कि तारिक जी। रहमान वापस आई 17 साल बाद ढाका, और आते ही वो जो गाड़ी में उठा, सड़कों में आए गाड़ी, तो कहते हैं वाह, ढाका शहर इतनी बदल गई कि फ्लाईओवर, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, इतनी खूबसूरत हो गई शहर हमारा। तो किसने किया 17 साल में शहर खूबसूरत? हसीना जी ने। मीना जी ने किया। सो वो जो कह दी कि खूबसूरत, वो तो सच है, ढाका तो खूबसूरत हो गई पिछले 15 साल में, शेख हसीना जी के जमाने में। सो ये तारिक रहमान को भी कहना पड़ता है कि हमारे शहर इतने खूबसूरत। सो ये जो खूबसूरत की तारीफ की, खूबसूरती की शहर की, मगर इनडायरेक्टली शेख हसीना जी की तारीफ कर दी, क्योंकि जो गाली देता है शेख हसीना जी को बांग्लादेश में आज के दिन पे, वो भी शेख हसीना जी के एलिवेटेड एक्सप्रेस में सवार ट्रैवल होके कर। उठ के जी, नहीं तो मेट्रो रेल में आप चढ़ते हो तो हसीना जी को गाली देते हो, मगर आपको ये दिमाग में नहीं आता कि जो मेट्रो रेल में तुम चल रहे हो या एलिवेटेड एक्सेस वे यूज कर रहे हो, और पद्मा ब्रिज वगैरह सभी शेख हसीना जी ने किया। बांग्लादेश की जो उन्नति के लिए, उन्नयन के लिए, प्रसार के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए जो जो कुछ हुआ हसीना जी ने किया, और बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए, बांग्लादेश को और एक गाजा बनाने के लिए जो जो कुछ हो रहा है पिछले 17 महीने 1.5 साल, वो यूनुस कर रहा है, और उसके आकाए पाकिस्तानी आईएसआई, बाकी सारे लोग कर रहे हैं। सो अगर आप एक देश को देश की तरह मानते हैं, और देश की उन्नति या प्रोस्पेरिटी की जरूरत आप मानते हैं, तो अब तक किसी ने दिखा नहीं सके कि नहीं, शेख हसीना नहीं सिर्फ अकेले, मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ, ऐसा कोई है नहीं, और दिखा भी नहीं सका। अच्छा दादा, बस एक लास्ट मैं प्रश्न पूछूंगा। तारिक रहमान, जो कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फॉर एग्जांपल 1% भी अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो भारत के प्रति उनका रुख कैसा रहेगा? मतलब एंटी इंडिया तो वो है ही, उनकी जो पॉलिसी रही है, यानी उनकी जो मतलब पुराने जो हम देखें सारी चीज़ें, तो वो एंटी इंडिया रहे हैं, चाहे वो खालिदा जिया हों, चाहे जो भी है। तो भारत से बनाने में उनका फ़ायदा है, बना के रखने में, या भारत से विरोध बनाए रखने में? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो भारत के साथ आएँगे। तारिक रहमान चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद तारिक रहमान को महसूस है होगा, और ये पता भी है कि बांग्लादेश के प्रसार के लिए भारत के साथ रिश्ता करना रखना जरूरी होता है। सो ये है ना कि आपके अगर पेट में भूख है, सो आपको खाना अगर चाहिए, तो खाना जहाँ है वहां जाना पड़ेगा। सही बात है। आपको अनाज चाहिए, या चावल चाहिए, या बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सस्ते में रॉ मटेरियल चाहिए, सब भारत में है। सो तारिक रहमान तो यूनुस है नहीं ना, तारिक रहमान एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, और ये जो मजबूरी कहिए या हमारे नेसेसिटी कहिए, जो कुछ भी कहिए, देश की जो अच्छाई के लिए, देश की भलाई के लिए आपको भारत के साथ रिश्ता ठीक करना पड़ेगा। तारिक रहमान भी करेंगे जरूर, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि चावल चाहिए, नो सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सस्ते में रॉ मटेरियल चाहिए, सब चीज़ों के सारे चीज़ों के लिए भारत के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान के पास आप जाते हो तो दो चीज़ आपको मिलता है, एक आतंकवाद
अगर आपको चाहिए आतंकवादी। दूसरा है गधे, बांग्लादेश में गधे है नहीं, पाकिस्तानी तो गाधे बेचते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज फिर जुड़ने के लिए और बांग्लादेश के चुनावों पर इतनी गहराई से हमें बताने के लिए। आप आते हैं तो सच में मतलब सही में बांग्लादेश की चीज़ें पता चलती हैं गहराई से, और अच्छा है हम लोग इस तरह से जुड़ते हैं, हम गहराई से बात कर पाते हैं, आपको पूरा समय मिलता है ताकि आप पूरी बात बता सकें, और हमें पूरा समय मिलता है ताकि पूरी बात समझ सके अच्छे से। थैंक यू सो मच सर। और आपको मोहित भाई और नेटवर्क 18 को हमारे तरफ से कृतज्ञता है कि आपने हमें ऐसे मौका दे रहे हैं कि बताने के लिए। और मेरे एक प्रत्याशा है भारतवासियों से कि बंगाली आपके साथ, कोई बंगाली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुश्मनी है नहीं। बंगाली भारत की सदा मित्र थे है और रहेगा। और दादा बंगाली मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा, शेख हसीना जी का आता है, ये छोटा सा एक समय आया है जो गुजर जाएगा। इंटरव्यू में उन्होंने हमसे कहा था कि एक छोटा सा स्मॉल पीरियड है जो कि गुजर जाएगा। ऐसे ही मेरे को भी उम्मीद है कि जो समय आया है ये गुजर जाएगा, और हमारे दिल में बांग्लादेश के प्रति कभी कोई घृणा नहीं रही और कभी कुछ नहीं रहा। बांग्लादेश तो बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है, मतलब इंडिया का छोटा भाई है, और छोटा भाई का पार्टनर है पूरा। एक ग्रोइंग कंट्री था, सब कुछ है, आज भी ग्रो करेगा, आगे भी ग्रो करेगा। दोनों कंट्री मिलके साउथ एशिया को आगे बढ़ाएंगे दादा। बहुत ही बेहतरीन बात आपने की। और मैंने ये बात कहूँगा कि हमारे दादा परदादा ब्रिटिश ज़माने में तो हम भारतीय ही थे। हम एक ही सब ज़मीन के हैं, खून ही था एक सर, ही खून मिट्टी एक के। ही था पहले। जी, हम एक ही मिट्टी के हैं, एक ही नदी के हम्म। पानी हम पीते हैं, एक ही आसमान हमारे है। सो एक्चुअली बंगाली में, भारतवासी में कुछ भी फ़र्क है नहीं कि हम एक है, एक ही मिट्टी का हम संतान हैं। दादा एक